हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी की अगली ऑनलाइन क्लास है जिसमें अपन चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल एजुकेशन, जो आपका एसएसटी की एक बुक होती है पॉलिटिकल एजुकेशन, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर समानता। ये चैप्टर का नाम है समानता। ठीक है, समानता मतलब बराबरी, यानी लोग बराबर होना। तो स्टार्टिंग एक कहानी से करेंगे अपन। ये देखो, एक वोटिंग लाइन है। जब वोट पड़ता है तो लाइन लगती है ना वोट की, तो उसमें पहली लाइन में खड़े हैं छोटे लाल, जो कि एक किसान है। फिर एक शिक्षिका खड़ी है, फिर एक व्यापारी है, फिर छात्र है, फिर कांता देवी, जिसकी अपन स्टोरी भी पढ़ेंगे, सुजाता, उस स्टोरी में ये भी है। ये दोनों क्या घरेलू कामगार है। यानी कहने का मतलब एक वोटिंग लाइन है जिसमें अमीर लोग भी खड़े हैं, गरीब लोग भी खड़े हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अब अपन कांता की एक स्टोरी पढ़ते हैं। कांता और जो कि इस वोटिंग लाइन में खड़ी, वो देखती है कि हम भी खड़े हैं, हमसे अमीर लोग भी खड़े हैं, और ज़्यादा अच्छे लोग भी इसी लाइन में खड़े हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, सब समान है यहाँ पे। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रही हैं। एक वोटिंग लाइन है जिसमें कांता और सुजाता अपना वोट जो नंबर आएगा तो उसको डालने के लिए वेट कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता। तो कांता कहती है सुजाता से, कितनी अच्छी बात है ना कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। कि जब अपन वोट डालते हैं तो सभी नागरिक समान होते हैं, कोई गरीब कोई अमीर, बड़ा छोटा नहीं होता। जैन साहब भी हमारे साथ इस लाइन में, जो पीछे जैन साहब खड़े हैं, इनके यहाँ पे ये काम करती हैं, साफ सफाई का काम करती है, तो देखो वो भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। यानी कि ये ऐसी लाइन है जहाँ पे हम भी उनके बराबर हैं। हाँ बिल्कुल, कहती है सुजाता। अब वोट डालने की बारी आ जाती है तो वो बोलते चल कांता अब तेरी बारी आई। सुजाता कहती है कि कांता अब तेरी बारी आ गई, अब तू वोट डाल। तो कांता कहती है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाइन लाने का वादा किया है। यानी एक कैंडिडेट है जिसने कहा है कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपके इलाके में पाइपलाइन पानी की लेकर आऊँगा, जिससे आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उसे वोट देने वाली हूँ। तो कांता उसे वोट देती है। अगले पन्ने पर आपको फिर वही वोटिंग लाइन दे रखी है, जैसे एक कारीगर है, फिर एक गृहिणी है, एक परामर्शदाता है, सरकारी अधिकारी, मीडिया कर्मी, फिर बेरोजगार है, फिर उद्योगपति। यानी हर वर्ग के आदमी वोटिंग लाइन में एक ही लाइन में खड़े होते हैं, उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं होती, सब बराबर होते हैं। चलिए, जब अब कांता वोट दे देती है तो उसके बाद उसके मालिक तो गाड़ी से जाने लगते हैं और वो यहाँ पे पैदल खड़ी होती है। तो मालिक बोलते हैं कार में से, बाद में आना कांता, नहीं घर पे काम करने के लिए बाद में आ जाना। तो कांता कहती है जी साहब नमस्ते। अब जब कांता और सुजाता वोट देके घर जा रही होती हैं तो बातचीत कर रही होती है। कांता कहती है गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर जाकर काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। ठीक है, यानी कांता की बेटी बीमार है, वो वोट देने आई है, और वोट देने के बाद सीधा कहाँ जाएगी, काम करने जाएगी, ताकि वहां से उसे कुछ पैसे मिले उधार में, आगे के एडवांस पहले मिल जाए, जिन पैसों को लेकर वो अपनी बेटी को अस्पताल में दिखा कर लाएगी। क्यों? क्योंकि कांता एक घरेलू कारीगर है, कामगार है, यानी घर में काम करने वाली है, तो उसके पास पैसा नहीं है, वो बिल्कुल गरीब है। अब कांता इस सीन में अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को कहती है, पानी शायद पानी पिलाते हुए या दूध है, इसमें से देखो धुआं निकल रही है, दूध या चाय कुछ पिलाते हुए कहती है यह पी लो, कुछ अच्छा लगेगा तुम्हें। अपनी बेटी को बोल रही है जो बीमार है, और मैं जब शाम से लौटूंगी, यानी काम से लौटूंगी शाम को, तो अस्पताल चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सांत्वना देती है कि तुम अपना ध्यान रखो, शाम तक मैं पैसा कमा के लाती हूँ, फिर अपन अस्पताल तुम्हारा इलाज करवाने चलेंगे। अब कांता जब बाहर निकलती है अपने घर से तो मन में सोचते हुए जाती है, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी सफाई ही नहीं होती ही नहीं है। यानी कि कांता जिस बस्ती में रहती है वो बिल्कुल निचले वर्ग की है, और वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कचरा कूड़ा काफ़ी है, और बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है। इसलिए वो सोच रही है कि भाई इस अस्वच्छता में बच्ची बीमार पड़ेगी नहीं तो और क्या होगा। अब कांता काम करने चली जाती है। ये वही साहिब है जो वोटिंग लाइन में उनके साथ खड़े थे। अब उनकी वाइफ बोलती है, जब वो सफाई कर रही होती है, पोछा लगा रही होती है, कि कोनों को अच्छे से साफ करना। कहती है कि कोनों को अच्छे से, जैसे मालिक रौब दिखाता है ना नौकर पे, वैसे बोलता है कोनों को अच्छे से साफ करना।
कांता ले ये तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना समझी। तो जो वो पैसे एडवांस में मांगती है कि भाई मुझे मेरी बेटी को अस्पताल में दिखाना है, तो वो मालकिन बोलती है कि भाई पैसे तो ले ले, लेकिन हर बार तुझे एडवांस पहले से नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा। जी मैडम नहीं बनाऊंगी। और कांता कहती है कि दोबारा आगे कभी उधार नहीं लूंगी, और पैसा लेकर अपने घर चली जाती है बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए। बस ज़रा सी देर और बेटी, अब वो अस्पताल ले जाती है, बेटी दर्द के मारे करा रही होती है, बुखार के मारे बीमार है उस वो इसलिए। तो जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों का इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। और सोच रही है कि भाई जब मैं सुबह वोट देने गई थी तब अमीर गरीब कैसा भी वर्ग का इंसान हो सब बराबर थे, वहाँ तो सब बराबर थे, लेकिन और ज़िंदगी सुविधाओं में, ज़िंदगी की और बाकी सुविधाओं में कोई बराबर नहीं होता। अमीरों को लाइन में नहीं लगना पड़ता और हम जैसे गरीबों को ही लाइन में लगना पड़ता है। तो हमारे विचार में, मतलब कहने का मतलब ये कहानी ये समा रही है कि हम कहते हैं कि समाज में सब बराबर हैं। संविधान के हिसाब से जो कानून बना जिसमें वोट डालने के लिए सब गए तो सब बराबर थे, लेकिन ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू और भी हैं जहाँ पे गरीब और अमीर बराबर नहीं है। अमीर गरीबों से ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाते हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं अच्छे से मिलती है और गरीबों को लाइन में लगना पड़ता है। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र मतलब यहाँ पे जनता के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है और जनता के द्वारा ही राज किया जाता है। कक्षा 6 की पुस्तक में अपने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ लिया है, जैसे लोगों की भागीदारी, सरकार बनाने में लोग भागीदार रहते हैं, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, अगर कोई विवाद है तो उसको आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाता है, समानता और न्याय, लोगों में समानता हो, सब बराबर और सबको न्याय मिले, यही लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व होते हैं। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। अगर लोकतंत्र है तो यानी वहाँ पे समानता होगी लोगों में, और इसकी कार्य प्रणाली भी सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। और समानता अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे, यह क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं। ठीक है, तो समानता के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी भारत में संविधान तो सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन वास्तव में क्या भारत में हर जगह पे समानता है या नहीं। हम कांता की कहानी को चर्चा आरंभ करते हो। तो कांता की कहानी अपने पढ़ ली, जहाँ पे वोटिंग लाइन में तो सब समान थे, लेकिन जब हॉस्पिटल की लाइन की बारी आई तो वहाँ पे सिर्फ गरीब ही गरीब थे। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। अपन ने दिखाया लाइन में कि हर तरह के लोग, चाहे अमीर गरीब, सब खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत में एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर। भारत में सभी का वोट समान होता है, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब सभी को बराबर मत देने का, वोट देने का अधिकार, और सबके वोट का समान वैल्यू होगा, मूल्य समान होगा। ऐसा नहीं कि अमीर ने दे दिया तो उसका वोट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और गरीब ने दे दिया तो उसका वोट कम महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। मतलब ये अधिकार सभी को समान बनाता है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे आर्थिक स्तर पर जाति कुछ भी क्यों ना हो, वोट का हकदार है। ठीक है, सभी लोगों को वोट का बराबर अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अपने अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। और वो बहुत खुश है उस लाइन में सुबह, ताकि मतलब वो मानती कि भाई मेरा जो मालिक है वो भी मेरे बराबर है यहाँ पर, और मेरे से जो छोटे लोग हैं वो भी मेरे बराबर हैं, यानी ठीक है, यानी यहाँ पे पैसे का, जाति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा समानता पे। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। यानी कि वास्तव में क्या हम समान है? भाई वोटिंग लाइन में तो समान थे, लेकिन ज़िंदगी का और भी पहलू है जहाँ पे हम समान नहीं हैं। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पिछले
एक नाला है, यानी कि वो एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन एक लाइन उस लाइन से भिन्न, सुबह वाली लाइन से भिन्न, जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब थे। यानी कि वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक चलो अपन ने इतना तो पढ़ लिया था। हाँ, ये पैराग्राफ अपने पढ़ लिया, तो इसका मतलब यही था कि भाई वो सुबह तो सभी के बराबर है वोटिंग लाइन में, लेकिन जीवन के और पहलू जब सामने आ जाते हैं, अस्पताल की लाइन में जाना और बाकी सारे काम, तो वहाँ पे वो अमीरों से क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या संविधान हमें सबको बराबर मानता है, कि लेकिन क्या वास्तव में अपन बराबर हैं, तो उसके मन में ये दुविधा आ जाती है। अब बात करते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं, यानी कि कितनी असमानताएं जो हमारे समाज में प्रचलित है भारत में। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। सिर्फ पैसे से नहीं, जाति से, रंग से, इनसे भी लोगों में असमानता की जाती है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और हमें भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। यानी भारत में कैसी कैसी असमानताएं, किस आधार पर लोगों को छोटा समझा जाता है, निचला समझा जाता है, अपने से बेकार समझा जाता है, वो कहानियाँ अपन पढ़ेंगे, और ये वास्तविक कहानियाँ हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जातिगत यानी किसी जाति को अच्छा मानना और किसी जाति को बुरा मानना। अलग अलग जातियों में लोगों को बांटा गया है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी सी आयु में ही हो जाता है। अगर अपन गांव में रहते हैं तो गांव में अपन को बता देते हैं भाई अपन इस जाति को बिलोंग करते हैं और ये जातियां अच्छी होती हैं, ये जातियां खराब होती हैं, इस जाति के लोगों को अपन अशुभ मानते हैं, ये वगैरह आपने काफ़ी सुना होगा। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं रख करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब शहर में जाएंगे तो शहर वाले क्या कहते हैं कि हम जातिवादी में विश्वास नहीं करते, सब मिलके खाना खाते हैं, रहते हैं। लेकिन जब शादी की बात आ जाती है तो आप इंग्लिश के समाचार पत्रों में जो शादी के जो ऐड आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उनमें देखोगे कि सब लिखते हैं कि भाई हम अगर ब्राह्मण है तो हमको लड़का या लड़की ब्राह्मणी चाहिए, हम अगर बनी है तो लड़का या लड़की ब्राह्मणी चाहिए। तो वहाँ पर जाकर जातिवादी में वो भी जातिवादी ही करने लगते हैं, लोगों में भेदभाव करने लगते हैं। तो शहरी लोग कहने को तो कहते हैं कि वो जातिवादी में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वहाँ पे वो भी जाति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, और वहीं पे असमानता आ जाती है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष में पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते थे। तो जो निचली जाति के लोग तो वो खुद को दलित बोलकर बुलाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत देते हैं कि पहले उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है, ठीक है। और लोगों ने, उन निचली जाति के लोगों ने अपना नाम दलित इसीलिए रखा है ताकि वो, दलित का अर्थ होता है कुचला या टूटा हुआ, यानी कि समाज ने उन्हें कुचल दिया है, तोड़ दिया है, उन्हें काफ़ी घृणा की जाती है उनसे काफ़ी, और उनको काफ़ी भेदभाव उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है हर वर्ग में। चाहे कोई भी बात हो वहाँ पे हर जगह पे उनके साथ भेदभाव होता है। चाहे स्कूल की बात कर लो, चाहे सरकारी कार्यालयों की बात कर लो, चाहे कहीं विवाह समारोह की बात कर लो, हर जगह उनके साथ भेदभाव होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 तक ये जिए। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जूठन, ठीक है। और ये दलित परिवार को बिलोंग करते हैं, एक लेखक थे।
तो वो कहते थे कि स्कूल में दूसरों से दूर, क्योंकि वो एक दलित थे, एक निचली जाति को बिलोंग करते थे, तो स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, यानी जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ बैठने के लिए चटाई भी नहीं होती थी, उन्हें नंगी ज़मीन पर बैठना पड़ता था। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर धुंधले दिखाई देते थे, यानी कि उसके साथ काफ़ी भेदभाव होता था, क्योंकि वो निचली जाति का था, दलित था। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल मैदान में झाड़ू लगाने को कहा, क्योंकि वो दलित ना निचली जाति का था। तो प्रधानाध्यापक भी उसके साथ भेदभाव करता और कहता कि भाई तुम्हें पूरी स्कूल में झाड़ू लगाना है, क्योंकि तुम्हारी जाति के लोग झाड़ू ही लगाते हैं। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद में कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगती थी, धूल से चेहरा सिर अट गया था। और वो कहते हैं कि जब भी वो मतलब पूरा ग्राउंड साफ करते थे तो काफ़ी कमर दर्द होती थी, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा जब इतना सारा काम करेगा तो उसके साथ उसके शरीर में दर्द होगा ही, और पूरा चेहरा धूल से भर जाता था, मुंह के भीतर धूल घुस जाती थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, और ऐसा सीन होता था कि मैं बाहर झाड़ू लगाता था और बच्चे अंदर पढ़ते थे। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। हेड मास्टर मुझे देखता रहता था कि भाई ये निचली जाति का दलित बच्चा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं होती थी, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। और जब मैं स्कूल में झाड़ू लगा रहा था तो जो बच्चे पढ़ रहे थे और जो मास्टर पढ़ा रहे थे वो भी बाहर देखते थे, देखो दलित का बच्चा झाड़ू लगा रहा है। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने उसके बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। और तो 2 दिन तक उसे खूब मेहनत करवाई गई, और एक दिन जब उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे स्कूल से, तो उन्होंने उसको देख लिया झाड़ू लगाते हुए। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना, मास्टर हो, मास्टर यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, आप इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो वो क्योंकि एक गांव को बिलोंग करता है तो थोड़ा मारवाड़ी सी भाषा में बोलता है कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ। वैसे आपने ये मेरे बच्चे से झाड़ू लगवाकर एक बहुत गलत काम किया है, लेकिन याद रखना ये इसी स्कूल में पढ़ेगा, और ऐसे और भी दलितों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो गुस्से में वहाँ से बच्चे को लेकर चला जाता है। तो बच्चों पहले पार्ट में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अब सेकंड कहानी जो अपन को बताएगी भारत में कैसी असमानता है, वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।